अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ फिर डॉक्टर शाहिद कुरैशी मौजूद हैं और इशू आपको पता है हमने पहले मीडिया वॉरफेयर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी हमने, लेकिन डिटेल्स में आज के प्रोग्राम में इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। कोई नॉर्मली डॉक्टर साहब के साथ जो आज गुफ्तगू होनी है, एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होनी है। 2-3 चंक इसके अंदर आने हैं जो आपसे आपके लोगों के लिए अंदाजा होगा कि ये मीडिया वॉरफेयर और आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से बताना। 2 कॉलम है मेरे पास। पहले तो मैं एक कॉलम जो है और बैकग्राउंड पे चल रहा है साथ-साथ, इंटरनेशनल मीडिया वॉर लॉन्च्ड ऑन पाकिस्तान, हू पेड द लॉबिस्ट। और ये कॉलम जो है डॉक्टर शाहिद कुरैशी लंदन पोस्ट में और ये 21 जुलाई 2018 पाकिस्तान में इलेक्शन होने से कबल का है। चलते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एक एजेंडा बता दी है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामला ये है अज़ीज़ सिद्दीक साहब कि हम जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, तो हमारी बिल्कुल वही ख्वाहिश होती है कि अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, तो हम उसको अपने घर में भी लगाएँ। कोई पेंटिंग, कोई कोई म्यूज़िक, कोई ऐसी चीज़ हो तो हम भी अपने घर में कोई कोई पौधा, कोई दरख्त, कोई इस तरह की चीज़। तो इस तरह हमारी जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में ऑपरेट करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भाग-भाग के इसको करना शुरू कर दें। तो जब हमें नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और देखें, पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है, और ये मैंने बात बीबीसी पे कही कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत और महंगाई नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गद्दारी है। सही। गद्दारी जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि कोई आपने फाइल उठा के किसी इंडिया को दे दी या अफगानिस्तान को या अमेरिका को दे दी। ये भी गद्दारी है कि आप अपने गंदम छुपा लें और जो जिस डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि उस गंदम को मार्केट में होना चाहिए वो उसको काम को ना करे, और आप एक डिले कर दें पानी का प्रोजेक्ट, डैम ना बनाएं, आप बिजली के महंगे प्रोजेक्ट लगा दें। ये सब गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। आप वकील हैं, आप नहीं इसको नहीं, आई ज़्यादा डू एग्री, लेकिन आपने, मैं यही रोकना इसलिए चाहता हूं, आपने अगर सही मानों में मेरे दिल की आवाज कही है। हम इसको फ्रॉड या डिसेप्शन में लेके जाते हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर ऑल ऑल बेसिकली क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। अगर जी, सही मानों में अगर हम इस्तेमाल करें तो एक्चुअली इट इज ए बेसिकली अगर लेके जाएं तो ये ट्रेटर ही कहलाएगा, सेडिशन ही कहलाएगा, बगावत ही कहलाएगा। इट इज़ अ ट्रेचरी। अब पाकिस्तान का ये जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मियां नवाज शरीफ के पास काफ़ी पैसा आ गया है, और मियां साहब के जो हैंडलर थे उन्होंने जो है वो मियां साहब को नए-नए तरीके बताए। तो उसमें ये हुआ कि इन्होंने बहुत सारे लॉबिस्ट जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लॉबिस्ट हायर किए, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी। पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले से को लाख 1.5 लाख पाउंड लगा के अमेरिका में या बरतानिया में जो लॉबिस्ट होते हैं, पीआर के जो लोग होते हैं, उनको हायर करते हैं। तो उस ज़माने में तमाम के तमाम जो इस आर्टिकल में भी मैंने लिखा है कि जो इंटरनेशनल प्रेस है वो ये इंप्रेशन दे रही थी जैसे नवाज शरीफ जो है उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और वो बड़ा मासूम आदमी है और उसके साथ जो है ना बड़ी ज्यादती हो रही है। हालांकि उसको सजा तो अदालत ने दी है, ही इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। उसको किसी बिल्कुल। स्टेट में उसको मुकदमा नहीं किया। 7 जुलाई 2018 को एवनफील्ड में कन्विक्शन हुई थी। जी डिस्क्वालिफिकेशन तो पनामा में पहले हो चुकी थी। जी। तो लेकिन वो फाइनेंशियल टाइम्स या जो भी अखबार जो टोन उनकी थी वो हम जब खबर पढ़ते हैं तो हमें इसकी टोन समझ में आ जाती है कि क्या कह रहे हैं हम लोग। इसी तरह बेनज़ीर साहिबा, ये जो बिलावल जरदारी की जो टीम है,
इनके लिए लाख 1.5 लाख पाउंड 2 लाख पाउंड खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है लॉबिस्ट के लिए कि हमारे हक में को खबर लग जाए ये वो। तो जो मीडिया वॉर लॉन्च होती है आपके जो हमें मुझे जाती तौर पे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपके किसी एक्सपर्ट को या किसी कोई जो बड़ा आदमी आता है जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इसको ऐसे करें तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते। तो जब 3 महीने के बाद वही चीज उनको हिट करती है आगे दोबारा तो वो कहते हैं एक ही हो गया। हम उसको कहते हैं कि हमने तुम्हें 3 4 5 6 महीने पहले बताया था, तुमने इस पे गौर नहीं किया। क्योंकि मामला ये है कि यहाँ बरतानिया में जो स्पेशली और यूरोप में और अमेरिका में जो पाकिस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान से सहाफ़त करके आए हैं यहाँ पे, उनके लिए जो यहाँ की सहाफ़ियों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते वो। सही। उसकी मैं वजह आपको ये मैंने आज जनरल आसिफ गफूर साहब यहाँ तशरीफ लाए कोई 2 3 साल पहले, तो पाकिस्तान एम्बेसी में उनके साथ हमारी मीटिंग रखवाई गई वीकेंड के ऊपर। तो जनरल साहब ने सहाफ़ियों को कहा कि जी आप हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उन्होंने बड़ी फूंक दी हमें, मतलब इतनी फूंक दी कि हमें खतरा लग रहा था कि कमरा छोटा ना हो जाए कहीं उनकी अच्छा। इस फूंक से। तो मैंने जनरल साहब से कहा, मैंने कहा जनरल साहब आप हमें इतना सोल्जर बना रहे हैं, जब आप लड़ने के लिए जाते हैं माशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान का टैक्स पेयर आपको टैंक देता है, आपको तोप देता है, आपको छोटी से छोटा असला और बड़े से बड़ा असला मिसाइल तक हमने आपको दिया हुआ है कि आप उसको लड़ें ताकि आपके में कोई कमी ना हो। लेकिन आप जर्नलिस्टों को जो यहाँ उस कमरे में लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा इनको तो इनके इदारे तनख्वाह नहीं देते, ये कैसे उसके साथ कम्पीट कर सकता है। अब एक सेंट्रल लंदन में एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने चले जाएं तो आपका 150-200 पाउंड लग जाता है। अब 50-60 पाउंड की शराब आप पी लें, अगर आप ना भी पीते हो तो जिसके साथ आप मिल रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं वो तो पिएगा ना। तो या अब जो दूसरे अखबार है बीबीसी है फाइनेंशियल टाइम्स गार्डियन, इनके जो रिपोर्टर्स होते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा उनका वाकया जब हम पाकिस्तान आए डेलीगेशन के साथ, तो वो उनके लिए बड़ी आम सी बात है वर्किंग लंच करना या प्रोफेशनल बिजनेस लंच करना इज अ वेरी कॉमन थिंग। और हम जो जब बिजनेस लंच करते हैं तो उस पर जाहिर है इट कॉस्ट मनी। अब एक एयरवाई है या जियो न्यूज है या दुनिया चैनल है, अब इनके जो रिपोर्टर्स हैं वो अब हम हमारे से तो कोई बात नहीं छुपी हुई, हमें पता है उनको, हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा तनख्वाहें मिले, उनको यहाँ के जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उनको लॉन्च किया जाए, उनका नॉलेज ऐसा हो। लेकिन वो बेचारे कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। इसमें टैलेंट का मसला नहीं है, रिसोर्सेज का मसला है। और यही बात मैंने जनरल आसिफ गफूर को कही कि जनाब जब आप किसी को लड़ने के लिए भेजते हैं तो उसको तैयारी से भेजें, उसको कोई फिक्र ना हो, वो जाके वो करे ऐसे। अब जब ये गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रेस है अल जजीरा बीबीसी CNN ये इन चैनल्स पे तो आपको पता चलता है ना कि कौन आके बात करता है पाकिस्तान की, या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है G8 G20 G9, इस तरह की जो बड़ी बड़ी समिट्स हो रही होती हैं, उसमें सिर्फ आपका भाई गया होता है या कभी कभी कोई और भी आ जाता है उसके अंदर, इनकी तो क्रेडिटेशन भी नहीं होती बाज़ लोगों की, या अगर ये कभी आ भी जाए। जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तो ये जितने चेहरे नजर आ रही होती हैं नवाज शरीफ के आसपास, जितने ये प्रेस क्लब है, मैंने तो किसी को नहीं देखता उसको। मैं सही कह रहा हूँ ना? आपको तो मैंने देखा है प्रेस ब्रीफिंग में इस तरह की। तो मामला ये है कि जो क्योंकि उनकी वो टेरिटरी है। अब जैसे मुझे पाकिस्तानी टेरिटरी में सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। पाकिस्तानी टेरिटरी में जनरल मुशर्रफ साहब यहाँ पे आए, मलिया लोधी एम्बेसडर थी और इमरान गर्देजी हमारे प्रेस मिनिस्टर थे, तो मैंने कोई 11 दफ़ा हाथ खड़ा किया और जनरल मुशर्रफ मेरे सामने बैठा हुआ था, तो प्रेसिडेंट थे वो, तो उन्होंने मुझे सवाल नहीं करने दिया, ना मलिया लोधी ने करने दिया ना इमरान गर्देजी ने करने दिया। अच्छा, उसके अगले दिन प्रोग्राम था रूसी में, जो यहाँ का मिलिट्री थिंक टैंक है बहुत बड़ा बरतानिया में, वहाँ पे जनरल साहब की तकरीर थी। तो उस थिंक टैंक में जब प्रोग्राम शुरू हुआ
तो मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर एंड देन डायरेक्टर ऑफ MI5, और मेरे अगली सीट पे प्रिंस माइकल ऑफ कैंट, जिसकी कुर्सी पे मलिया लोधी बैठ गई थी और उन्होंने उसको उठाया था वहां से। उसके साथ मलिया लोधी हमारे साथ बैठी थी और सऊदी एम्बेसडर साहब बैठे थे, और भी पूरा एक जैम पैक हॉल था, उसमें सारी डिप्लोमेटिक कोर बैठी हुई थी। और मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम, बड़े काबिल एहतराम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ज़ियाउद्दीन साहब बैठे हुए थे, जो अच्छा एडिटर अच्छा। थे डॉन के, जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ। तो हम दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, तो हम देख रहे थे मलिया लोधी किस तरह कोशिश कर रही थी कि जनरल मुशर्रफ की आई लाइन में वो बैठे जा, और जनरल मुशर्रफ जो है वो उसको, लेकिन खैर जब वो मुशर्रफ की, जनरल साहब की तकरीर खत्म हुई, तो जो क्वेश्चन आंसर का मामला है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब एक इंग्लिश गैदरिंग में माइकल क्लार्क जो वहाँ का चेयरमैन है, उसने माइक्रोफोन मेरे पास भेजा है। उसने कहा, डॉक्टर कुरैशी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस, जनरल सर से मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी 65 की वार में हमारे 700 750 लोग शहीद हुए थे, अब हमारा 1500 बंदा शहीद हुआ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो ये जंग, वॉर ऑन टेरर, हम कब इसको खत्म करेंगे? तो जो हमारे जो प्रेस ऑफिसर्स हैं, ये जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे निसार अली खान साहब, ये पाकिस्तान एम्बेसी में आए, वो 150 बंदा भरा हुआ है जनाब, हम सवाल ही नहीं कर सकते उनसे। उनसे मैंने IISS में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सवाल किया। हमने पुलिसिंग पे और लॉ एंड ऑर्डर पे एक स्टडी की थी यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज में। तो मुझे निसार अली खान साहब कहने लगे कि यार ये आप मुझे दे दें, ये जो आपने लिखा है, आपकी जो रिपोर्ट है। तो मैंने वो जाहिद हफीज, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन भी थे, मैंने उनको, हमारे ओल्ड रावियन है, उनको मैंने वो अपनी कॉपी, जो मेरी कॉपी थी, वो मैंने दे दी। तो मुझे तो कभी वो मौके नहीं देते। आई एम नॉट इन अ वेरी गुड बुक्स विद देम, तो आई गो वेयर आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। तो ये मैंने दो वाकये आपको सुनाए हैं कि वो बड़ी उनकी लिमिटेड कोशिश होती है, रश उन्होंने भरा होता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। अच्छा, मैंने अगला सवाल आपसे करना है, उससे पहले मैं जो सवाल बड़ा ज़रूरी है और ये जो कि नाज़रीन को इस बारे में बड़ा जानना चाहते हो कि हमारा स्पेसिफ़िक है, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात करके कह भी दी, और ये आपका कॉलम छप की भी गया और ये बात हो भी गई। यानी आपको इजाज़त है अगर अपना नुक्ता नज़र देना है, लेकिन वो विदिन द लिमिट्स, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। आप इतने अरसे से लंदन में हैं और पूरी दुनिया में आपने कवरेज की है, और बड़े-बड़े ममालिक में, बड़े-बड़े चैनल्स में मैंने आपको देखा है। हमारे यहाँ एक इदारा है, उसका हम कहते हैं पैमरा, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपके यहाँ ऑफकॉम है, और आपके यहाँ बड़े स्ट्रिक्ट डेफामेशन लॉज़ हैं। मैं वहाँ आने से पहले मैं सिर्फ़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पैमरा का एक ऑर्डर भिजवाया है, और ये पैमरा का ऑर्डर, इस तरह के कई ऐसे ऑर्डर हैं कि मिसाल के तौर पर ये वाला जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर यानी जो वायलेशन हुई मुख्तलिफ लॉज के, पैमरा के लॉज के, ये अक्टूबर में हुई और उस पर अमल नहीं होना, पहले भी अमल नहीं हो सका है। एक मंसूर अली खान ने किया था प्रोग्राम, उस पर भी ऑर्डर दिसंबर का आया हुआ है, अभी तक अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं दी उसने, और पैमरा हेल्पलेस है। अभी ये भी आ गया है, ये कमरान शाहिद के हवाले से है, जियो के हवाले से है, लेकिन किसी ने अपॉलॉजी अभी नहीं की और ना वो कर सकता, और पैमरा बेबस नजर आ रहा है। आपके यहाँ क्या वजह है कि आप ये सारा निज़ाम जो है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आप यहाँ ऑफकॉम भी काम कर रही है, ऑफकॉम भी काम कर रही है, और अपना डेफिमेशन लॉ भी काम कर रहे हैं? देखिए, मामला ये है कि जो हर इदारा जो होता है ना, उसकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है। अखबार में अगर है तो वो प्रेस काउंसिल उसको देखती है, उसको मॉनिटर करती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसको ऑफकॉम जो है वो देखता है। हुँ, एक खबर को प्रेजेंटर के मुंह से निकलने से पहले पहले उसका इदारे की जिम्मेदारी होती है कि वो उस खबर को अथेंटिकेट करे, मॉनिटर करे। हर हुँ। अखबार का एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो उसको बताता है कि ये आप खबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मेरे भी आप जैसे दोस्त हैं, अगर मैं कोई खबर कर रहा हूँ इस तरह की, तो मैं उनको, मेरे दोस्त हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, मैं उनको भेज देता हूँ। वो खबर को पढ़ के उसको अथेंटिकेट करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, वो अपना कमेंट देते हैं उसके ऊपर।
कि लीगल ओपिनियन क्या है इस मामले में। तो मकसद ये है कि ये रिपोर्टर की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी तो एक पुलिस का इदारा है, वो किसको कैसे बरी कर सकता है जी? बरी बहुत बरी करने का काम तो कोर्ट का काम होता है। हम्म, क्विटल जो है, क्विटल इज ए वर्ड विच इज डिजाइंड फॉर ए ट्रायल। बिल्कुल सही। क्विटल तो का लफ्ज जो है वो अदालत के लिए होता है, पुलिस जो है वो सिर्फ तहकीक कर सकती है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अगर किसी चीज पे तहकीक की और उन्होंने कहा कि जी हमारी तहकीक के भैया, जो 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 मैं आपको बताता हूँ आज, जो पुलिस होती है जब वो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो वो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो ये कहते हैं कि वी विल सेंड दिस केस टू द सीपीएस। सीपीएस होती है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। क्या हम इसको सीपीएस को भेज रहे हैं ताकि मुकदमा चलाया जाए, या हम इस केस को बंद कर रहे हैं क्योंकि वी बिलीव देयर इज नो केस। ये दो आउटकम होते हैं पुलिस या नेशनल क्राइम एजेंसी के मामले के की डीलिंग के। अब इन्होंने कहा जी बरी कर दिया, इन्होंने तो नवाज शरीफ को कोई बहुत बड़ा को वली अल्लाह बना के, इनका अगर बस चले तो उसका शहबाज मजार बना देंगे बिल्कुल। या मैं जो शहबाज बात एक और पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो बात समझने की जरूरत है। अ, पाकिस्तानी चैनल या जिस किसी ने यहाँ खबर चलाई, यहाँ हमने कई मामले देख लिए कि यहाँ भारी भरकम जुर्माने हुए। क्या वजह है कि ये जो निज़ाम यहाँ आपके यहाँ किसी की जुर्रत नहीं है, कोई झूठी खबर चलाना, इस तरह करना, डेफेमेशन के लॉ सख्त हैं, फिर ऑफकॉम काम कर रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और पाकिस्तान में नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में मामला ये है, चूंकि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ और मैंने वहाँ पे रिपोर्टर्स के हालात और रिपोर्टर्स की सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत सारे आपके इदारे ऐसे, और ये मैं बड़ी एक्सक्लूसिव बात करने लगा, और आपके एजेंसीज को और तमाम गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारे बड़े-बड़े इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने, जो बंदा माइक लेके खड़ा होता है वो उनका मुलाजिम ही नहीं होता। एक बहुत बड़ा इदारा आपका है पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन्होंने जो मुलाजिम रखे हुए हैं अपने, उनके जो रिपोर्टर हैं, वो तो उनके मुलाजिम ही नहीं है, वो किसी थर्ड कंपनी में उनको उन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है। और हर 11 महीने के बाद वो दरख्वास्त देते हैं कि जी बखिदमत जनाब, हमें पता चला कि आपके दफ्तर में कोई वैकेंसी खाली है, तो आप हमें नौकरी दे दें। 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इदारे जो है वो लेबर लॉज को अवॉइड करने के लिए, ताकि उनको लेबर राइट्स ना देने पड़े, इस तरह की वो मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं। यानी तो ये आपके जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या जो आपका जो डीजीपीआर है प्रिवेंशन लेवल के ऊपर, उनका काम है कि वो अपने, जो भी रिपोर्टर आपके पास आता है उसकी पूरी सीवी, उसकी, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके पास होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो छोटे शहर हैं वहां पे रिपोर्टरों ने आगे से अपने रिपोर्टर रख लिए। यदि एक तो रिपोर्टर है वो खुद, उसको किसी ने कह दिया कि भाई तू मेरा सबलेट कर कॉरेस्पॉन्डेंट। दिए, सबलेट कर दिए, सबलेट कर दिए। उन्होंने, अब बरतानिया फ्रीडम में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन सबलेट कर दिए। वो यहाँ बरतानिया में भी हमें हम देखते हैं कि कोई साहब जो, देखे मैं इस चीज़ के बड़ा हक में हूँ। अगर किसी को लिखने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, वेरी गुड, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जर्नलिज्म और मीडिया एक स्पेशलाइज्ड काम है। जिस तरह आप किसी अनपढ़ डॉक्टर से या ऐसे बंदे से ऑपरेशन नहीं कराएंगे जिस जो डॉक्टर ना हो, आप अपनी सर्जरी नहीं कराएंगे, तो आप एक ऐसे बंदे को अपने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सामने लाकर बिठा देते हैं जिसको इतनी तमीज नहीं है कि सवाल कैसे कर रहा है, या कौन सा सवाल ऐसा है जो बैकफायर कर लेगा हम पे। अब एक यहाँ पे एक वाक़या पेश आया, तो डीजीपीआर साहब, पाकिस्तान के जो ये जो प्रेस के जो है आईएसपीआर वाले जनरल साहब यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने, एक साहब ने जो है ना वो सवाल कर दिया उनसे, और वो सवाल नहीं करना चाहिए था, बाद में कर सकते थे सवाल उनसे भी, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब उससे वो नुकसानदेह था, दैट वाज अ डैमेजिंग क्वेश्चन।
तो आपका रिपोर्टर जो होता है ना, हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भैया खुद नंगे धड़ंग हो गए। मैं यही सवाल आपका डालने लगा हूँ, मैं यही सवाल डालने लगा हूँ आपका अगला, जो कि हमारा टाइम जरा शॉर्ट हो जाना है, हम आगे चलते हैं। आपका एक और जो कि लफ्ज आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच छेड़ दिया है, आर्टिकल 19 हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी चल रहा है, ऑफकॉम क्या चीज है बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है, और डेफिमेशन लॉ के हवाले से जो चीजें हैं वो भी बैकग्राउंड पे चल रही हैं। एक जो मैं अभी एक और आर्टिकल है आपका, यूएस एंड वेस्टर्न मीडिया यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्टिवली, ये एक कॉन्फ्रेंस है गालिबन टर्की के अंदर, उसमें आपने ये लफ्ज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्टिवली, मुझे तो समझ आ रही है बात, लेकिन नाज़रीन के लिए आप पाकिस्तानी मीडिया में तो ये बड़ा फिट करता है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? और ये आपका गालिबन 24 अक्टूबर 2017 में आर्टिकल छपा हुआ है। जी, ये मेरा पेपर है, मैंने जो कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था, रीज़े, ये टर्की में एक जगह है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखें, टर्की और पाकिस्तान के हालात एक ही तरह के हैं और हमें इंटरनेशनल मीडिया ट्रीट भी एक ही तरह से करता है। हुँ, जिस तरह पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उनके लिए एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेटिंग ज्यूज़, यानी क्या है? ऐसा शख्स, एक एक कहावत है यहाँ अंग्रेज़ी में, उसको कहते हैं सेल्फ हेटिंग ज्यूज़, यानी ऐसे अल्फ़ा लोग जिनको अपने आप से नफ़रत हो, हुँ, जो अपने धोती कुर्ते पहने हुए बाप को कहेंगे जी ये मुलाज़िम है साडा, ये मेरा हुँ, अब्बा नहीं, ये उसको उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है सेल्फ हेटिंग ज्यूज। तो आपके हुँ, पाकिस्तान में जिस तरह सेल्फ हेटिंग ज्यूज हैं, इसी तरह बरतानिया और यहाँ तुर्की में भी हैं। तो वो मेरे साथ एक साथ बैठे हुए थे फॉक्स न्यूज़ के, तो उन्होंने एक ऑपरेशन किया था टर्की की इंटेलिजेंस ने इराक के अंदर, तो उसके बारे में वो बात कर रहा था। और तो मैंने उसको ये कहा वहाँ पे इंटरप्ट करके, ये जो तस्वीर भी उन साहब के साथ ही है मेरे, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जो 9/11 जब हुआ तो इस वक्त अमेरिका की 15 इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई, इंक्लूडिंग यूएस एयरफोर्स, सीआईए, एफबीआई, एनएसए, सब फेल हो गई, 3,000 बंदा मर गए। आपने कभी किसी फॉक्स न्यूज, किसी सीएनएन, किसी एबीसी चैनल के किसी रिपोर्टर से सुना है कि उसने ये कहा हो, गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से कहा हो कि आप हमें बताएं कि जी हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के लिए, आप सारे फेल हो गए, आपने हुँ, 3 मरवा दिया है जी। आपने कभी आपने सुना कि उनके किसी रिपोर्टर ने ये सवाल किया उनसे? नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एमआईटी, जो टर्किश इंटेलिजेंस को एमआईटी कहते हैं, मिल्लत इस्तफारा तुर्की है। मैंने आपको उसका तुर्किश तर्जुमा भी बता दिया। तो अब अ, जैसे पाकिस्तान में आपका हर छंगा मांगा रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, कोई इस तरह का बंदा बैठ के वो आईएसआई के ऊपर तनकीद कर रहा होता है। तुझे कभी पता है कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी नेचर ऑफ जॉब क्या है? इसी तरह जो इंडिया अमेरिका है, वहां पे तो वो लोग फिल्में बनाते हैं, अपने आप को टीवी चैनल लगाए, उनका 5 यानी 100 में से 50-60% जो कंटेंट है अमेरिकन मीडिया में, वो हुँ, पुलिसिंग पे होगा, एलएपीडी पे होगा, वो हुँ, उनकी आर्मी पे होगा, सीआईए पे होगा, फौज पे होगा। ये इसको बकायदा पेंटागन पैसे देते हैं, फीड करते अच्छा, हैं वो पैसे नहीं। ऑफ ओके, कोर्स पेंटागन जो है वो उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो बकायदा पैसे देता है हॉलीवुड को। हॉलीवुड में वो थीम्स देते हैं। आपके आपका जो पाकिस्तान में जो सेल्फ हेटिंग ज्यूज है, वो फौज को गालियां निकाली जा रहे हैं, वो आईएसआई को भाई ये आईएसआई किस मुल्क की एजेंसी है? ये जो फौज है ये को बाहर से आई हुई है, ये किसी और मुल्क की फौज है। उनकी जो गुफ्तगू है, आप उनसे कोई लॉजिकल गुफ्तगू करें तो उनको उनको किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं होता। तो ये जो क्लास आपने जो लिबरल क्लास क्रिएट की है पाकिस्तान में, और एक और चीज है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहूंगा, आपके बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं इस बात से। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क काम कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ जगहों से फंडिंग हो रही है। मीडिया में भी है वो नेटवर्क, रिलीजन में भी है,
हाँ, एक कोई भी मुल्क जो है उसकी एक बाउंड्री है, वो जिसको अब अगर इमरान खान ने अगर मेरे ब्रिटिश पाकिस्तानी से 5 रुपए ले लिए हैं, तो वो आपने उसको फॉरेन फंडिंग में डाल दिया। लेकिन अगर आपका कोई मीडिया ग्रुप, आपका कोई मीडिया ग्रुप इंडिया से पैसे ले रहा है, ईरान से पैसे ले रहा है या सऊदी अरब से पैसे ले रहा है, तो आप उसके बारे में कोई बात नहीं करते। आपका काम है। आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, उनके भाई भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने टीवी पे एक ऐसे ही जियो टेलीविजन के ऊपर एक ऐसे फ्रिवलेस सा फिगर दे दी पॉपुलेशन के बारे में किसी। तो मैंने उनको फ़ोन किया प्रोफ़ेसर साहब को। मैंने कहा प्रोफ़ेसर साहब, पाकिस्तान की जो मरदमशुमारी का जो फ़ॉर्म है, उसमें शिया सुन्नी का कोई खाना नहीं है, कोई बरेलवी, देवबंदी का कोई खाना नहीं है। बिल्कुल उसमें ऐसे। सिर्फ मुसलमान लिखा हुआ है। आपने ये फिगर कहाँ से लिया? तो कहने लगे जी वो ईरान वालों ने दिया जी, वो स्टेट डिपार्टमेंट। मैंने कहा वो कौन होते हैं? ईरान कौन होता है हमें फिगर देने वाला? या स्टेट डिपार्टमेंट कौन होता है? आप प्रोफेसर हैं, आपका काम है कि आप जो हुकूमत है पाकिस्तान आपको एक फिगर दे, आप उसको कोट करें। तो जहाँ पे प्रोफेसरों का ये हाल है इंटरनेशनल रिलेशंस के, और मैंने उसको कहा ओ जी तुसी आओगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात करांगे। मैं कहा जी मैं जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं कहा इसको पंजाबी में धमकी कहते हैं कि आप मुझे ये धमकी दे रहे कि यार तू आएगा तो तेरे वेल लांगे। मैं को यानी तुसी पूछ क्यों लेता है यानी बुनियादी तौर पर ये राइट टू स्पीक आपने खिलाफ वर्जी कर दी है। ये तो बड़ा बड़ा जुर्म हाँ है। यहाँ आप किसी को गलत कह रहे हैं तो वो भी अजाब हो जाता है। जी, तो वो मकसद कहने का ये है कि आपके जो सेल्फ हेटिंग ज्यूज हैं मीडिया में स्पेशली, और इंग्लिश प्रेस के अंदर आप जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं, नसीम ज़ारा को दे ले, मुशाहिद हुसैन तो अब पता नहीं क्या पॉलिटिशियन है या जर्नलिस्ट है, वो क्या है, और ये जो फहद हुसैन है, ये या इसके अलावा जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अब डॉन लीक्स जो हुई है वो आपके पाकिस्तान में हुई है ना। उसको बिल्कुल करने ऐसे ही। वाली उसको करने वाली उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एक जाहिल औरत है। मैं तो उसको, और एक कन्विक्टेड फ्रॉडी औरत है वैसे ही बेसिकली। मरियम नवाज है, नाम उनका मरियम नवाज है। पूरा जिस तरह बैठकर उन्होंने यहाँ तबाही की, और यहाँ के पाकिस्तानी एंकर में हामिद मीर जैसे जिन्होंने वो अजमल कसाब का ये सारा बेने हमारे ऊपर ही डाल दिया, और फिर खास तौर पर ये सिरिल अलमेडा और बुनियादी तौर पर लीक करने वाली, सारा मैनेज करने वाली मरियम नवाज थी। परवेज रशीद थे, अच्छा वो मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन का, परवेज रशीद। आप अंदाजा लगाएं किस लेवल तक ये हाल है। देखिए, अब जब जब आपका, और जो मेमोगेट स्कैंडल हुआ था, वो हाँ मेमोगेट में जो शख्स वो जिसने वो फाइनेंशियल टाइम्स को खबर लीक की, और वो आपकी बहुत बड़ी, मैंने किसी को बताया, मैंने कहा ये अमेरिका ने आपकी बहुत बड़ी मदद की है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अमेरिका जो है वो, या जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ बड़े लंबे 70 साल से ताल्लुकात हैं। तो जो ये करना चाह रहे थे, इन्होंने रहमान आईएसआई को रहमान मलिक के अंडर में कर दिया। खुदा की पनाह है ये, क़यामत की निशानी। और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, यूसुफ रज़ा गिलानी, जो चोर है, हार चोरी किया उसने, वो कह रहा है कि आईएसआई चीफ को मैं दिल्ली भेज रहा हूँ मुंबई अटैक्स हाँ। के बाद। मतलब ऐसे ऐसे गद्दार लोग आपने बिठाए हुए हैं। और मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करता हूँ कि जिस दौरान मुंबई अटैक्स हुए, उस दौरान में एक जनरल आए सेंट्रल कमांड के पाकिस्तान में, और जनरल कियानी साहब जेएचक्यू में थे, तो उन्होंने उनको वो तस्वीरें दिखाई जिनमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स ने इंडियन जहाज़ों की को लॉक किया हुआ था। बटन दबाने की देर थी तो वो उसको उड़ा सकते थे। जबकि जरदारी साहब ने ये कहा था, अमरीकनों से वादा किया था कि भाई अगर कोई ताड़ा जहाज एक दफ़ा आ जाएगा, कोई बम चम मार लवे पाकिस्तान से तो कोई मसला नहीं। यानी अगर वो इंडिया से कोई कश्मीर में आके कोई 2-4 बम चम गिरा दें, तो आपने बुरा नहीं मनाना, बड़े भाईदे की तरह। तो जनरल कियानी साहब ने कहा कि ये कभी नहीं होगा, एंड वी विल नॉट अलाउ इट। आपके साथ हमारे स्पेशल ताल्लुकात है, आपके ड्रोन आ जाते हैं, आपके साथ हम और तरीके से डील करते हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारे और तरह के ताल्लुकात। तो ये जो जरदारी माफिया है या नवाज शरीफ है, या तो इनके जो काम है,
यानी अब तो मीडिया की फ्रीडम ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्वाइट फास्ट। तो जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी बातें पता चलती हैं, तो आपको मीर जाफर, मीर सादक तो बहुत छोटे आदमी लगते हैं उनके मुकाबले में। ठीक है? सही। आप लोग कहते हैं, मैं आपको बड़ी क्विकली ये जो मार्क सीगल है पीपल्स पार्टी का, जिसके पास बेनजीर ने विल छोड़ी थी, मार्क सीगल से मेरी मुलाकात हुई काजाकिस्तान में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा डिड बेनजीर लेफ्ट हर विल विद यू? तो उसने कहा यस। और मैंने कहने लगा कि दे कॉल मी बेनजीर जू, यानी दे का मतलब है कि पाकिस्तान के जो फौज जो इदारे हैं वो मुझे बेनजीर जू कहते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यू आर नॉट द फर्स्ट जू इन भुट्टोज फैमिली, देयर वाज अनदर जू इन पेरिस जिसके पास भुट्टो साहब ने अपनी 1.5 मिलियन डॉलर की कमीशन रखवाई थी जब पाकिस्तान ने मिराज तैयारे खरीदे थे फ्रांस से। ये खबर कभी पाकिस्तान में नहीं आई। आई ब्रोक दैट स्टोरी। और वो पैसे इन्होंने जब वसूल किए भुट्टो साहब की फांसी के बाद, भुट्टो फैमिली ने, नुसरत भुट्टो ने, उनकी एक बहन है भुट्टो साहब की, उसका नाम है मिसेस हरीरी, वो और नुसरत भुट्टो ने जब ये पैसे वसूल किए पेरिस के अंदर, तो उस होटल में जनरल इम्तियाज और ब्रिगेडियर उस्मान खालिद भी ठहरे हुए थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई उस्मान खालिद साहब से, तो उन्होंने, मिसेस हरीरी ने, जो भुट्टो नुसरत भुट्टो की बहन है, ईरानियन है वो, तो उन्होंने, वो कहने लगी कि हम वो जा रहे हैं जिसके पास भुट्टो साहब ने पैसे रखाए थे, वो योधी तो मर गया लेकिन उसका बेटा जिंदा है। उस पैसे को जब इनको ले लिया 1.5 मिलियन प्लस इंटरेस्ट जब इन्होंने लिए, तो उसके बाद इन्होंने, भुट्टो फैमिली ने, फ्रांस में विलास और ये शैतोज वगैरह खरीदे थे। तो नॉट एवरीथिंग यू सी इज सो। हम जब, यानी उन्होंने भी कमीशन ली थी क्योंकि फ्रांस में कमीशन इज अलाउड। और इस चीज को जनरल इम्तियाज से ज्यादा को, जनरल इम्तियाज वाज द मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ भुट्टो। तो यही केस लोधी के खिलाफ था। जब ये बेनजीर के ज़माने में जब पाकिस्तान ने सबमरीन्स खरीदी, तो ये जरदारी और ये सब इसी तरह कमीशन का ही केस था। और क्या था इनके खिलाफ इंक्वायरी जो, कोटकना का जो केस है वो पैसे, वो यही केस है ना आपका। बिल्कुल तो यही। मकसद ये है कि हट धर्मी और जलालत की एक इंतहा है कि पहले कहते हो सरे पहल हमारा नहीं है। तो वो हमें बताते थे एक साहब यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी, वो कहते यहाँ पे वो जो पर्दे लगाए थे उसका 50,000 पाउंड का बिल था। वो हर 2 हफ्ते बाद वैन लेके आ जाता था, पैसे दो। तो वो जब इन्होंने, जब ये फारूक नाइक ने जब कोर्ट में जाके ये कहा कि ये जो सरे रॉकवुड एस्टेट, सरे पैलेस जो है ये मेरे क्लाइंट का है, तो पीपल्स पार्टी का तो तमाम का तमाम जो नैरेटिव था वो डूब जाना चाहिए था। ये तमाम, ये बड़े बड़े जो लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बड़ी बड़ी अखलाकी बातें करते हैं, इनको डूब मरना चाहिए था उस दिन कि तुम कई साल तक कहते रहे कि सरे महल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम्हारे उन्होंने बेच के पैसे भी ले लिए हैं, बस सही। चलें, और आप जो है उस पर कोई बात नहीं करते। तो ये असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको। सही हो गया। बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़े डिफरेंट टॉपिक। और असल में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, लिमिट्स क्या हैं, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम पहले बहुत लंबा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।